Hello everyone, welcome to Assessment for Learning class. Assessment for Learning class में स्टूडेंट्स हम अपनी पिछली कक्षा में टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, आकलन का व्यवसायीकरण। आज उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बता दिया था कि अभी इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में समरी के रूप में ये डेफिनेशन। मैंने बताया था ना, आपको याद होगा लास्ट क्लास में पार्ट 1 में इसी डेफिनेशन की मैं बात कर रही थी। प्रोफेसर एस.के. दुबे के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है आकलन के व्यवसायीकरण को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पहले इसकी बात करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कारण कि आकलन का व्यवसायीकरण किन कारणों से हो रहा है। तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए समरी के रूप में वापस से थोड़ा सा पिछली क्लास के मैटर को रिकॉल करने के लिए हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आकलन के व्यवसायीकरण का आशय उन सभी आकलन एवं अधिगम संबंधी व्यवस्था के उन्नयन से है जिसमें शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करके, संस्थाओं द्वारा शिक्षण प्रदान करके तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करके एवं विविध शिक्षण व्यवस्थाओं से छात्रों के आकलन एवं अधिगम की अतिरिक्त व्यवस्था करके आकलन की प्रक्रिया जो है उसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है। यह व्यवस्था औपचारिक व्यवस्था के स्थान पर अनौपचारिक रूप से संपन्न होती है और इसमें अतिरिक्त शिक्षण शुल्क लिया जाता है। समझ में आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा। फिर से ये परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं इस परिभाषा का। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ दोबारा से, इस परिभाषा में हमें समझ में आ गया है कि आकलन का व्यवसायीकरण क्या है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो एक जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके या फिर जिस तरह से उनके बच्चा सीखना चाहता है उस हिसाब से उसे सिखाया जाए। ठीक है, तो वो इसके लिए अपने बच्चे को भेजते हैं विद्यालय में। अब विद्यालय में क्या होता है कि शिक्षक के बाद बहुत सारे काम होते हैं और वर्तमान युग में तो वैसे भी आपको पता है शिक्षक के दायित्व जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो पेरेंट्स को भी ये संदेह रहता है, अभिभावकों को ये संदेह रहता है कि उनके बच्चे का आकलन ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वो उसी शिक्षक के पास, जो स्कूल का शिक्षक है या फिर किसी अलग शिक्षक के पास उसे आकलन के लिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, उनकी शैक्षिक विकास को ध्यान में रख करके, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षण कराया जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, उन्हें 3 स्थानों पर या 3 साधनों का वो प्रयोग करते हैं, ट्यूशन, कोचिंग और तीसरा क्या था, अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर जिसको हम कहते हैं। अब ये साधनों के बारे में, तीनों के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। नहीं वो वीडियो देखी है तो पार्ट 1 देख लेना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, और ट्यूशन में फिर मैंने बताया था 2 तरीके होते हैं, या तो अध्यापक घर पे जाता है या तो बच्चे उसके घर पे आते हैं। कोचिंग मैंने आपको बता दिया था और स्टडी सेंटर भी बता दिया था। तो यहाँ पे आज हमने ये डेफिनेशन जो की है प्रोफेसर एस.के. दुबे की, ये भी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना उसको ही रिपीट कर दी। आप अगर इसको पढ़ोगे तो वही बात आ रही है। जैसे देखो, आकलन के व्यवसायीकरण का आशय उन सभी आकलन एवं अधिगम संबंधी व्यवस्था के उन्नयन से है। तो अधिगम की व्यवस्था ही तो की जाती है आकलन के व्यवसायीकरण में, ट्यूशन, कोचिंग या फिर अध्ययन केंद्रों के द्वारा, जिसमें शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करके, व्यक्तिगत रूप से मतलब ट्यूशन, संस्थाओं द्वारा शिक्षण प्रदान करके मतलब कोचिंग, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करके, यहाँ तो सीधा ही नाम आ गया स्टडी सेंटर का, अध्ययन केंद्र, एवं विविध शिक्षण व्यवस्थाओं से छात्रों के आकलन एवं अधिगम की अतिरिक्त व्यवस्था करके। तो ये तो अतिरिक्त व्यवस्था ही होती है ना,
जो ऐसे की जाती है, इससे क्या किया जाता है, आकलन प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है। यह व्यवस्था औपचारिक व्यवस्था के स्थान पर अनौपचारिक होती है, यानी औपचारिक व्यवस्था होती है शिक्षण की विद्यालय में, लेकिन ये क्या है, अनौपचारिक है। और इसमें अतिरिक्त शुल्क, जो विद्यालय में जो शुल्क दिया जाता है बच्चे को लगाने पर, जो हम उसकी फीस भरते हैं, जो हम शुल्क देते हैं, उसके अतिरिक्त हमें ट्यूशन, कोचिंग सेंटर या स्टडी सेंटर पे शुल्क देना होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी, साथ में लास्ट क्लास का रिकॉल भी कर लिया, कॉन्सेप्ट दोबारा से जान लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आकलन के व्यवसायीकरण के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो उसे स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने है यहाँ पे कारण। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा ट्रेंड है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को नहीं डालना चाहता। इवन यहाँ तक कि इसका एक एग्जांपल ये है कि जो सरकारी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा थीम रहेगी इस चीज़ की, इसीलिए मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण जो निकल करके सामने आता है वो है सरकारी विद्यालयों की उदासीनता। सरकारी विद्यालयों की उदासीनता के कारण ही तो प्राइवेट स्कूलों का अस्तित्व है। एक सरकारी टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, क्यों? अगर गवर्नमेंट टीचर इतना ही अच्छा पढ़ा रहे होते या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतनी ही अच्छी अरेंजमेंट्स व्यवस्था होती तो फिर वो खुद गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते? तो जो सरकारी विद्यालयों की उदासीनता है, यानी उनमें जो अधिगम व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं लाया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो उदासीन है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स पूरी तरह से उदासीन है, ना तो उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वो अपने ऐसे ही पुराने ढर्रे पर, या फिर हम ये कह सकते हैं इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है कि हमने बच्चे को अधिगम कराना है या बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, नहीं। तो उनकी ये जो उदासीनता है वही कारण बनती है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के पेरेंट्स का जो रुझान है वो कोचिंग, ट्यूशन, स्टडी सेंटर की ओर बढ़ता है। सबसे पहला कारण यही है, सरकारी विद्यालयों की जो उदासीनता होती है उसके करके ही बालक और बालक के अभिभावक जो हैं वो दूसरी ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे उन्हें ट्यूशन, कोचिंग या फिर स्टडी सेंटर्स मिलते हैं। दूसरा कारण है शिक्षकों की उदासीनता। अब सरकारी विद्यालय खुद तो नहीं पढ़ाता ना, हम कहते हैं विद्यालय में बच्चे को शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन विद्यालय में पढ़ाने का काम कौन करता है? शिक्षक। तो यहाँ पे जो मैंने कहा सरकारी विद्यालयों की उदासीनता, तो यहाँ पे भी मेरा मतलब शिक्षकों से भी था, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दिया। शिक्षक बिल्कुल उदासीन है। गवर्नमेंट टीचर्स अपने कर्तव्य के प्रति इतने अवेयर नहीं हैं। अब यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगी मैं कि सारे टीचर्स एक जैसे ही हैं, बट आप भी मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे कि अधिकतर टीचर्स ऐसा ही करते हैं। अगर मैं सबका नाम लूँगी तो आप लोगों के घर में से ही कोई ना कोई गवर्नमेंट टीचर होगा, कोई आपके मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, मामा हैं, कोई भी होगा, और आपने देखा होगा कि नहीं वो तो ऐसा नहीं करते हैं, मैम गलत कह रहे हैं। तो मैं मानती हूँ शायद वो ऐसा नहीं करते होंगे, आई एग्री विथ यू, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अधिकतर टीचर्स ऐसा करते हैं, तब भी आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो शिक्षक नहीं करते ये आकलन का काम अच्छी तरह से। बहुत सारे उदाहरण होंगे मेरी तरह आपके पास में, या आप इससे मेरी बात को जो है वो नकारोगे नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं है बहुत सारे। तो ये जो शिक्षक होते हैं इनकी उदासीनता, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि टीचर्स की उदासीनता के कारण, आकलन की प्रक्रिया में अच्छे से भाग न लेने के कारण, या बच्चे की अधिगम आवश्यकताओं को देख करके उसके लिए अधिगम व्यवस्था न कर पाने के कारण अभिभावकों को मजबूर होकर के ट्यूशन, कोचिंग सेंटर और स्टडी सेंटर्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरे कारण में सरकारी संस्थाओं में संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी है सरकारी संस्थाओं में। हम सभी जानते हैं कि जो संसाधन प्राइवेट स्कूल्स में उपलब्ध होते हैं वो हमें सरकारी स्कूलों में कहीं दिखाई नहीं देते ना। तो ये जो संसाधनों की कमी
कमी है। अभिभावक क्या चाहता है कि मेरे बच्चे को पूरी फैसिलिटी मिले, उसे टेक्निकली सिखाया जाए सारी चीजें, लेकिन नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर हम बात करें ऑनलाइन स्टडी की, आज कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एक प्राइवेट स्कूल किस तरह से सब कुछ मैनेज करके अपनी खुद की ऐप बना रहा है, जूम पे क्लासेस ली जा रही हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें कि डेली जो है वो यूट्यूब के कुछ लिंक्स सेंड किए जाते हैं, डेली उनकी अच्छे से सिस्टम सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में इसके बजाय अगर आप देखते हो ऑनलाइन स्टडी का क्या हाल है, तो मुझे लगता है मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, इंटरनेट का सहारा लिया जाता है, कुछ चीज़ें उन्हें ले जा करके दिखाई जाती हैं, लाइव दिखाई जाती हैं कि इस तरह से ये होता है, यानी व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वही किताबी ज्ञान चलता है, क्योंकि उनके पास संसाधन ही नहीं है, उनके पास प्रोजेक्टर ही नहीं है कुछ दिखाने के लिए। पूरे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा कंप्यूटर होगा बस, तो उसको कौन कौन यूज़ कर ले। तो इसलिए मजबूर होकर के इन संसाधनों की कमी के कारण जो सरकारी विद्यालयों में दिखाई देती है, तो बच्चों के पेरेंट्स को ट्यूशन या फिर स्टडी सेंटर या कोचिंग पे अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। आगे है छात्रों में आकलन की योग्यता का अभाव। छात्रों में आकलन की योग्यता का अभाव है, तो इसमें भी शिक्षक अपना रोल प्ले करता है। वो बच्चे को इतना कैपेबल बनाने के लिए प्रयास ही नहीं करता है कि बच्चा खुद अपनी अधिगम आवश्यकता को ध्यान में रख करके कुछ सीख सके। वो पूरी तरह से डिपेंड होता है अपने टीचर्स पे, उसकी खुद की योग्यता, या हम ये कह सकते हैं टीचर्स उसको इतना कैपेबल बनाना ही नहीं चाहते कि वो खुद से भी कुछ कर ले, नहीं, वो पूरी तरह से निर्भर होता है अपने टीचर्स पे। इस तरह से उसमें ये जो रहता है ना अभाव असेसमेंट का, वो खुद अपने आप को योग्य फील करता ही नहीं है, जो हो रहा है अच्छा चल रहा है, उसमें अवेयरनेस है ही नहीं, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, उसको खुद को ये मेंटली वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि स्कूल में तो कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं, उसको स्कूल में तो कुछ समझ आएगा ही नहीं टीचर का, उसको तो ट्यूशन पे ही समझ में आएगा, उसकी मेंटेलिटी ऐसी सेट हो जाती है। तो ये भी, और या फिर हम ये कहें सेट हो नहीं जाती, सेट कर दी जाती है। ठीक है, सेट कर दी जाती है टीचर के द्वारा, ताकि वो ट्यूशन पे आ सके उसके पास। ठीक है, फिर देखिए अभिभावकों में आकलन योग्यता का अभाव, ये भी एक कारण है। देखिए अब मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, निरक्षर है, अनपढ़ है, तो वो पूरी तरह से किस पे निर्भर है अपने बच्चे के अधिगम के लिए या अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, तो सरकारी विद्यालय पर। तो सरकारी विद्यालय में जो कमियां हैं, ये ऊपर ही बात हो चुकी है कि सरकारी विद्यालय में उदासीनता है, शिक्षक वहां उदासीन है, वहां पे संसाधन नहीं है, तो फिर ये वाली सारी कमियां होने पर फिर वो कहाँ जाएगा? शिक्षक खुद कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज उनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, वो निरक्षर है, पेरेंट्स जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो निरक्षर है, अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। तो उन्होंने बच्चों को सीखने के लिए विद्यालय में भेजा। अब विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में ये हाल दिखा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो अपने आप ही ट्यूशन पे या फिर कोचिंग सेंटर या स्टडी सेंटर्स पे ही तो अपने बच्चों को भेजेंगे, वो कोई रास्ता ही नहीं बचता उनके पास। तो इस तरह से जो अभिभावकों में आकलन की योग्यता का अभाव होता है, वो भी एक कारण बनता है। उसके बाद सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में कमी। जो सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, आपको पता है बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, है ना, तो ये नीतियों को बनाने के बाद भी इनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। नीतियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें चाहिए होती हैं, जो संसाधन चाहिए होते हैं ताकि उन नीतियों को लागू किया जा सके, वो चीजें मिलती नहीं है, जिसके चलते हुए ये जो कमी है उसके कारण बच्चों को ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर या हम कह सकते हैं कि स्टडी सेंटर्स का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है धन का अभाव एवं धन का दुरुपयोग। धन का अभाव, धन का दुरुपयोग, अर्थात यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बजट की। जो बजट आता है सरकार की तरफ से शिक्षा पर जो खर्च किया जाना है उसके संबंध में, तो आप देखेंगे कि वो बजट पूरा का पूरा विद्यालय तक कोई पैसा पहुंच ही नहीं पाता, बीच में ही सब सेट हो जाता है। तो इसके
आ गया ना फिर से, अभिभावकों के पास केवल एकमात्र रास्ता ट्यूशन, कोचिंग, स्टडी सेंटर, फिर से सब लोग वहीं जाते हैं। आगे देखिए, सरकारी व्यवस्था पर विश्वास का अभाव। सरकारी स्कूल के जो हाल होते हैं या सरकारी विद्यालयों के अंदर जो हाल होता है, मुझे लगता है वो सर्वविदित है। वो सबको पता होता है कि सरकारी स्कूल के टीचर कैसा पढ़ाते हैं या सरकारी स्कूल के अंदर कितने संसाधन या फिर हम कह सकते हैं कि कितने उनके पास टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सबको पता होता है। अब ये अगर स्टूडेंट सबको पता है तो इसका मतलब ये है कि अब पेरेंट्स जो है ना, उनको भी ये पता होता है, अपने बच्चे को जब वो विद्यालय भेजते हैं तो उनको खुद को भी तो नॉलेज होती है ना कि ये बच्चे जो हैं हमारे जिस विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ पर कितनी की फैसिलिटी है या इनके अधिगम आवश्यकताओं को वहाँ कितना का ध्यान रखा जा रहा होगा या फिर असेसमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो रही होगी, उनको भी पता होता है। तो उनका तो विश्वास ही नहीं बन पाता इन सरकारी जो विद्यालयों के अंदर जो आज की व्यवस्था है या फिर हम कहें कि जो संसाधनों का अभाव है उसके चलते हुए ये जो सरकारी व्यवस्था है उस पर पेरेंट्स का, अभिभावकों का कोई भी विश्वास नहीं बन पाता, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं बन पाता। इस विश्वास की कमी के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने शुल्क, एक्स्ट्रा शुल्क भर करके अपनी जो आय है उसमें से कुछ बचत करते हैं। आप देखा करो कैसे ट्यूशन की फीस भरी जाती है। कुछ पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पा सकते या फिर वो नहीं, उनकी इतनी सामर्थ्य होती नहीं, उनका इतना बजट होता, फिर भी वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास कराना है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को अच्छे से अधिगम कराना है, सिखाना है, कैपेबल बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, तो क्या करते हैं, जो अपनी जीविका होती है ना उसमें से बहुत जरूरी वाला जो है वो सिर्फ उतना धन खर्च करते हैं और फिर जो धन बचता है उससे वो ट्यूशन की फीस भरते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो आकलन का व्यवसायीकरण हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं प्रभाव कह लो या सबसे जो है ना मुश्किल आने वाली या सबसे बड़ी जो समस्या ये बनती है वो बनती है गरीब बच्चों के लिए। गरीब बच्चों के लिए वो कहाँ से ट्यूशन की फीस भर लेंगे, उनके पेरेंट्स कहाँ से, उनके घर पे तो अगर 2 वक्त का खाना बन जाए तो यही भला है। तो आकलन के व्यवसायीकरण ने अगर किसी के लिए मुसीबत खड़ी की है, समस्या खड़ी की है, तो वो है गरीब बच्चे और उनके अभिभावक। उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया है ये सब करना। तो ये जो सरकारी व्यवस्था पर पेरेंट्स का विश्वास नहीं होता, इसके चलते भी वो ट्यूशन, कोचिंग सेंटर और स्टडी सेंटर्स पर जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत उपकरणों का प्रयोग। परंपरागत उपकरण, हमने अभी बात की सरकारी विद्यालयों में टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज क्या होगा, जब हमारे पास टूल्स होंगे तब तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही था जो कोरोना काल में हुआ। ऑनलाइन स्टडीज ने हमें ये बता दिया कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कितना टेक्नोलॉजी प्रवेश की है या फिर उनके पास कितने की टेक्निकल टूल्स हैं, जिसके चलते हुए क्या वो इस ऑनलाइन जो स्टडी है उसको अच्छे से चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना इस टाइम पे। और प्राइवेट वाले जिनके पास अच्छी सी फैसिलिटीज थी, सारे के सारे संसाधन थे, वो अच्छे से इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो अभी भी परंपरागत उपकरणों का ही प्रयोग हो रहा है, आज भी ये लोग क्या करते हैं, वही सेम वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वही सब कुछ चलाए हुए हैं, वही लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा वैसे ही चल रहे हैं, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है इनके पास। तो ये जब इन अपने पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, नया कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स तो कुछ नया चाहते हैं ना। पेरेंट्स तो ये चाहते हैं ऐसे परंपरागत तरीके से इनको नहीं पढ़ाया जाए। और फिर आप देखिए जब उन पेरेंट्स को दिखता है कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो स्कूल की फीस तो देखो ज़्यादा होती है ना। अब वो बच्चे को सरकारी स्कूल से हटा करके प्राइवेट स्कूल में तो लगा नहीं सकते,
क्योंकि वहाँ आपको पता ही है, अगर आप एक LKG UKG क्लास के बच्चे का एडमिशन कराते हैं एक प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूल के अंदर, तब भी आपको कम से कम 50,000 पर ईयर चाहिए। हैरानी नहीं हुई होगी सुन करके, क्योंकि आपको सच्चाई पता है। एक LKG UKG क्लास के जो बच्चा है उसकी पूरे साल की फीस है 50,000 रुपए। उसके अलावा आपको क्या देना है, आपको वैन के और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, स्पोर्ट्स में करवाओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो ये सब अगर कोई पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। अब सरकारी स्कूलों का क्या हाल है वो हमें पता ही है, इन पॉइंट से पता चल गया, अगर नहीं भी पता था वैसे ऑलरेडी पता ही था हमें। तो अब उनका विश्वास तो नहीं बन रहा ना वहाँ पे, नहीं उनका विश्वास नहीं बन रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया है। अब गवर्नमेंट स्कूल में चूंकि इतनी सारी कमियां हैं तो अब वो प्राइवेट में अपने बच्चे को लगा नहीं सकते हैं, और प्राइवेट में जितनी फीस है उसकी तुलना में जो कोचिंग की, ट्यूशन की या स्टडी सेंटर्स की फीस होती है, शुल्क होता है, वो कम होता है। इसलिए वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को ट्यूशन, कोचिंग या फिर स्टडी सेंटर पर स्टडी के लिए भेजेंगे ताकि उनके बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो वहाँ पे जो ये परंपरागत उपकरणों का जो पहले से जो चले आ रहे ट्रेडिशनल टूल्स हैं जिनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो उनका फेथ नहीं बन पाता उन चीज़ों में, और वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजिकली अच्छे से सिखाने के लिए, उनको अधिगम कराने के लिए उनको भेजते हैं फिर ट्यूशन या कोचिंग या स्टडी सेंटर में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की व्यस्तता। बिजी बहुत रहते हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके पास तो अपनी क्लास लेने तक का टाइम नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, बहुत सा काम होता है उनके पास। अब देखिए मिड डे मील जो ये स्टार्ट किया गया है, पोषाहार वाला काम, इसका बहुत काम होता है, और ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है, रियलाइज़ की है कि बहुत सारी उनको जो है वो तैयारी, डायरी भरनी और इस तरह से दैनिक डायरी होती है उनकी। इसके अलावा ये पोषाहार का बहुत काम होता है। स्टूडेंट्स आते हैं, जब टीपी पे जाते हैं तो आकर के हमें बताते हैं, और कुछ लोगों को, कुछ टीचर्स को मैंने भी करते हुए देखा है, कुछ फैमिली में गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो भी बताते हैं, बहुत काम होता है उनके पास। अगर उस काम को करने के साथ अगर वो अपने सारे पीरियड्स ही ले लें ना पूरे दिन के, अगर वो पीरियड्स ही ले लें अपने जितने भी उनके जिस क्लास में जो भी कालांश लगा हुआ है जिस भी सब्जेक्ट का, अगर वो पूरी तरह से ले रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर वो इतना भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप क्या चाहते हो कि वो प्रत्येक बच्चे के आकलन का या आकलन की व्यवस्था करे। इसके अलावा वो क्या करे कि उसकी अधिगम आवश्यकता को ध्यान में रख करके फिर अधिगम व्यवस्था करे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक गवर्नमेंट टीचर के लिए, इतनी जो उसकी बिजी लाइफ होती है, बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से ये सब कुछ करना। और इसके चलते हुए ये भी एक कारण बनता है कि बच्चे का आकलन सही तरीके से नहीं हो पाता, जैसा कि उसका पेरेंट चाहते हैं, उसके अभिभावक चाहते हैं, और इसके चलते हुए मजबूर होकर के पेरेंट्स को, अभिभावकों को अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग सेंटर या स्टडी सेंटर पर भेजना पड़ता है। ठीक है, चलो अब ये है इसके कारण। एक बार एक नजर और अपने इस पे मार लेते हैं। सरकारी विद्यालयों की उदासीनता, शिक्षकों की उदासीनता, सरकारी संस्थाओं में संसाधनों की कमी, छात्रों में आकलन की योग्यता का अभाव, अभिभावकों में आकलन की योग्यता का अभाव, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में कमी, धन का अभाव एवं धन का दुरुपयोग, सरकारी व्यवस्था पर विश्वास का अभाव, परंपरागत उपकरणों का प्रयोग, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की व्यस्तता। ठीक है, तो ये इसके कारण है आकलन के व्यवसाय करने के। तो स्टूडेंट्स आज हमने कारण पढ़ लिए हैं, एक डेफिनेशन कर ली है, अभी इसकी अच्छी बातें अर्थात इसके गुण, आकलन के व्यवसायीकरण के गुण और दोष दोनों रह गए हैं, लाभ भी रह गए हैं, हानियां भी रह गई हैं, मेरिट्स भी रह गई हैं और डीमेरिट्स भी रह गई हैं। अब वो जो मेरिट्स, डीमेरिट्स
यूनिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो आज पार्ट 2 में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड लक।